करूं, मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे कि हमने 4 पर्चे मजीद रेडी किए हुए, वो 4 पर्चे हम डकी भाई पे ना दें, उसका 1.5 करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं, जिसमें से एक पर्चा इन्होंने कोई लड़की रिलेटेड रखा हुआ है। और जब मैंने ये सुना, मैं बर्बाद, मैं टूट चुका था। मैंने अपने दोस्त को कहा तू इनको ब्लॉक कर दे बस, और तू जा, इनको को 4 पर्चे देने, 400 दें, मैंने अब 1 टका नहीं देना इनको। इस तरह तो इनको आदत लग जाएगी। फिर ये कहेंगे कि जी अब हम डकी भाई को फायर ना मारने का 5 करोड़ रुपया लेंगे, घर की बत्ती बंद करेंगे, घर में अगर आप चाहते हो कि बत्ती आए उसका 50 लाख रुपया निकालो, पानी बंद कर देंगे, फिर कहेंगे घर में पानी आए उसका 40 लाख रुपया निकालो। ये तो इन हरकतों पे आ जाएंगे। फिर हाँ, अगर आप मेरी एक आधा फैमिली का अकाउंट छोड़ देते तो मैं आपको पैसे कहीं से तो दे, एटलीस्ट हमारी फैमिली जो है मकरूज तो ना होती। इतना मोटा मेरा चलान पेश किया, मुझे एक ऑफिसर उस चलान के अंदर एक सफे की एक लाइन का एक लफ्ज दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफे के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको एनसीसीआईए के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के पता नहीं उनके पीछे ISI-MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम एनसीसीए के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहां पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं, मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है या उसके बाद जेल जाना है, तो बोलने कोई मसला नहीं है। आज डकी भाई, आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? ताहम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डकी भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल जी, बात तो नहीं कर सकते डकी भाई। इससे पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो NCCI एहलकारों की जानिब से जो वो मना कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म से वो जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे। डकी भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? डकी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई कुछ तो बोलिए, तो मना नहीं किया आपको, आप लॉयर्स ने मना किया कि भाई सारी तो आपने तहकीकात के बारे में आपने ताउन किया, उसके बावजूद क्यों ही कहा जा रहा है? मेरी गिरफ्तारी के 23वें दिन जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशल हो गया। जुडिशल का मतलब यह है कि अब मैं जेल चला जाऊंगा। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया कि हमने बंदा जुडिशल कर दिया। अब जुडिशल करके कोर्ट से बंदा डायरेक्ट जेल नहीं जाता, कोर्ट से एक बार NCCI ऑफिस वापस आता है, वहां पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल भिजवाया जाता है। तो जब मैं कोर्ट से NCCI ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। उसने मेरी तरफ देख के कहा, डकी तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए हैं, उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है, उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए? मैंने कहा कि जी ये शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा, कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो इनके साथ हवालात में था, जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत छोटा छोटा मोटा मोटा बताया, ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जी वो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुंचाएं। तो वो हमें 60 लाख रुपया उसका हमने दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, उससे मिलने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की, मुझे सिर्फ मामा का नंबर याद था। मैंने उनको कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे मिलने। बिग ब्रदर वहां से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बैठाया,
और मुझे जेल ले गए। डक्की भाई को जो है तकरीबन 22 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने गुज़श्ता रोज जो है डक्की भाई को जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया। देख सकते हैं कि डक्की भाई को जो है वो जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 9 सितंबर 2025 को मुझे जेल भेज दिया जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होना कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। जब मैं जेल जाता हूँ सबसे पहले तो मेरी चेकिंग होती है, बालों के अंदर, अंडर आर्म्स, आपकी नाक के अंदर भी देखते हैं, वो आपके कान के अंदर, आपके मुंह के अंदर, आपके लिप्स ऊपर करके, आपकी ज़ुबान निकाल के। चेकिंग होने के बाद मुझे लेके जाया जाता है मेरे सेल की तरफ, जिसको जेल की ज़ुबान में चक्की कहते हैं। जेल के सेल का साइज़ आप ऐसा समझो कि कुछ 6 से 7 टाइलें हैं ना, उतना साइज़ होगा उसका, या फिर एक किंग साइज मैट्रेस अगर एक अंदर पड़ा हो तो वहाँ पे और मजीद जगह नहीं है। ये जेल के सेल का साइज होता है। कॉर्नर पे जो है वॉशरूम लगा होता है जो कवर्ड नहीं होता, उसके आगे एक छोटी सी दीवार लगी होती है, यानी कि अगर आप खड़े हुए हो तो बाहर से देखने वाला बंदा आपको नंगा देखेगा, लेकिन अगर आप वॉशरूम करने के लिए बैठे हो तो आपके चेस्ट से ऊपर ऊपर जो है आप विजिबल होगे, नीचे आप कवर्ड होगे। इस हद तक बस दीवार होती है वहाँ पे। उसी के ऊपर जो है वो एक टूटी लगी होती है पानी की। मैं जब अपने सेल में आता हूँ तो शाम हो जाती है, मुझे सेल में लाते ही लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि मेरा नया नया एक्सपीरियंस होता है, मुझे नहीं समझ आ रही होती है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं इधर उधर देखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। बहुत ऊंचा पंखा लगा होता है जहाँ से मुझे आइडिया होता है कि कोई चाह के भी खुदकुशी नहीं कर सकता। अंधेरा हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है। खैर मैं दीवार के साथ लग के बैठ जाता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, और सोचता रहता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है। मैं अपने सेल से बाहर देखता हूँ तो 1.5 लीटर की बोतल पड़ी होती है, उसके ऊपर कैप भी लगा होता है। मेरा हाथ तो वहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन कोई 15-20 मिनट के अंदर एक इंचार्ज जो है वो वहाँ से गुजर रहा होता है। मैं उसको आवाज़ देता हूँ कि सर, वो मेरी बात सुनते हैं, हाँ जी। मैं उनको कहता हूँ कि सर वो सामने 1.5 लीटर की बोतल पड़ी है, वो काइंडली मुझे पकड़ा दें। मुझे बोतल पकड़ा देता है। वॉशरूम से मैं वो 1.5 लीटर की बोतल के अंदर पानी भरता हूँ, उसका कैप बंद करता हूँ। सितंबर का टाइम होता है, शदीद गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि आप कूलर के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपनी कमीज़ उतारता हूँ, बॉटल को अपनी शर्ट के अंदर डाल के ऐसे उसको मैं लपेटता हूँ, अपने सर के नीचे रख के मैं लेट जाता हूँ। 2 दिन मेरे ऐसे ही गुजरे। जेल के एक्सपीरियंस में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं वो फिर कभी आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊँगा। 3 दिन मैं उस सेल में रहा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। तीसरे दिन एक ऑफिसर आता है और उसके हाथ में एक चिट होती है। वो चिट की तरफ देखता है, वो कहता है साधु रिमांड की रही। मैं अपना हाथ कर रखता हूँ कि जी सर। मैं कहता आजा तेरी मुलाकात आई है। वो फीलिंग ही बड़ी अजीब सी थी कि आपको किसी ने पूछा है, आपसे बात की है किसी ने, और इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुलाकात क्या होती है। खैर उसने मुझे मेरे सेल से निकाला, मुझे एक जगह पे ले गया, और 3 दिन बाद मैंने किसी अपने को देखा। मेरी माँ, अरूब और ज़िया वहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन मैं उनको मिल नहीं सकता था, उनको गले नहीं लग सकता था, मैं उनको सलाम नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे दरमियान में शीशा लगा हुआ था। उनकी तरफ एक लैंडलाइन पड़ा हुआ था, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा हुआ था, और उस लैंडलाइन में ही आप बात कर सकते हो। मैंने ज़िंदगी में इतना बेबस फील नहीं किया। एक लैंडलाइन उनकी तरफ पड़ा होता है, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा होता है। एक तरफ से रूप फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ से मैं फ़ोन उठाता हूँ, और वो कहती है क्या हाल है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उसके आगे वो कुछ नहीं बोलती। 2 मिनट मैं भी चुप रहता हूँ, 2 मिनट वो भी चुप रहती है। अचानक कहती है कि साद ये क्या हो गया ये सब। मैंने कहा रूप मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। ऐसे ही हमारी बात हो रही थी, अचानक ज़िया अरूब को कहता कि मैंने बात करनी है साद से। मैंने कहा हाँ करवाओ। ज़िया अरूब से फ़ोन ले लेता है। वो कहता है कि यार साद आपका एक दोस्त आया था। मैंने कहा हाँ। कहता है यार वो तो सारी डिटेल हमसे मांग रहा था और उसको सब कुछ पता है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो। मैंने कहा ज़िया देखो मैं उसको नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको पता था। मैंने उसको नहीं बताया, उसने मेरे से खुद कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए, और उसने मुझे कहा था कि मुझे डिटेल चाहिए। तो ज़िया कहता कि हाँ वो हमारे पास आया था, एक कागज़ पे सारा मेरा वो लिख के गया है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पैसे पहुँचाए, किसने दिए, किस बैंक से निकलवाए, वो सारा नोट डाउन करके गया है। मैंने कहा कि देखो ज़िया इस वक्त ना हमें नहीं पता कि हमने किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। हमने जिसको भी अप्रोच किया है सब ने मदद करने से इनकार कर दिया। जिन्होंने कोशिश की है वो भी कोई मसला कोई बेहतरी की तरफ नहीं आया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुन लेते हैं हम एक बार इस बंदे की बात। ज़िया ने कहा ठीक है। जब ज़िया ने मुझे ये बात बोली तो मुझे आइडिया हो गया कि वही जिनका नाम हमने अभी बिग ब्रदर रखा था वो मेरी फैमिली से मुलाकात कर चुका है। खैर ज़िया से बात होने के बाद ज़िया ने फ़ोन मामा को दे दिया
मोमा भी रो पड़ी, गपशप हो रही ही। साथ उन्होंने कहा था कि जो आपका दोस्त आया है, कहता कि आप मेरी भी माँ है, आपको कुछ नहीं होगा, आपने अब 1 भी रुपया किसी को नहीं देना, बस जो आप लोगों ने दे दिया है उसकी मुझे डिटेल दे बस। खैर वही 15-20 मिनट होते ही हैं, वो फ़ोन बंद हो जाता है। ना मुझे मामा की आवाज़ आ रही होती है, ना मेरी आवाज़ उन तक जा रही होती है। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। वहाँ का एक इंचार्ज मुझे मेरे सेल में वापस छोड़ देता है। मैं वापस उसी जगह पे आया था। वक्त के साथ साथ जेल में अपने आप को एडजस्ट किया, मेंटली एक्सेप्ट किया कि भाई तू अभी इधर ही है। 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद एक इंचार्ज फिर से आया चिट लेके, कहता सादुर रहमान के रही। मैंने कहा जी सर मैं। कहता आजा तेरी मुलाकात है। मुझे लगा मेरी फैमिली आई है, लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो वही बिग ब्रदर मेरे से मिलने आया था। खैर उसने कॉल उठाई, कहता कैसा है डकी। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक। कहता तू अपनी फैमिली के सामने रोया क्यों था। मैं उनसे मिलने गया था तो वो तेरी माँ कह रही थी कि वो रो रहा था उधर। मैंने कहा सर मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया उनको देख के। कहता नहीं हो, पता है जेल हो गई है तुझे तो क्या हो गया है, अंदर बैठ के घर वालों को तो नहीं ना परेशान करना, उनके सामने मुस्कुरा के जाया कर, हंसता खेलता उनके साथ शुगर लगाया कर। क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा सर वो हो जाता है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं उनको कोई टेंशन ना दूं, लेकिन चेहरे पे बंदे के लिखा आया था। कहता खैर मैं गया उस दिन तेरे घर, माँ जी बहुत परेशान थी, मैंने उनको तसल्ली दी है, तुझे मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तू तगड़ा रहे। फिर उसने मुझे कहा कि अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर तुझे कोई न्यूज़ तेरे रिलेटेड सुनने को मिलती है तो पैनिक नहीं होना और अंदर किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। कोई पूछे कहना मुझे इल्म नहीं किसी चीज़, और अपनी फैमिली को भी कह दे कि किसी चीज़ को लेके पैनिक नहीं होना। अगर कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करे, कोई कॉल करे, कोई अप्रोच करे, जस्ट इन्फॉर्म अस। साथ मैंने उनको ये भी बताया कि जब मैं NCCI की कस्टडी में था तो वो मुझे कहते थे कि आपके पीछे MI लगी हुई है। तब उसने मुझे कहा कि जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना, मैं उस इदारे से हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ये बात जब मुझे पता लगी तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया, तो लेट मी एंड माई टीम हैंडल इट। तूने अंदर किसी से कोई बात नहीं करनी, अपनी फैमिली से ज्यादा कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उनका हालचाल पूछ और रोना धोना बंद कर, उनके सामने शुगर लगा, हंस मुस्कुरा, कह के बड़ा मजा आ रहा है अंदर, जो बुरा वक्त था वो चला गया, अब बस तू वक्त काट। फिर मैंने उसको बोला कि सर वो जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं वो मुझे रिमांड के दौरान कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा। तो उधर बिग ब्रदर कहता कि छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो हुआ जो किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी है, जिसने डकी को गिरफ्तार किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया। इस डायरेक्टर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर हैं सरफराज चौधरी साहब, उन्हें जनाब सस्पेंड कर दिया गया है। भरपूर तैयारी है NCCI की डकी की बेल कैंसिल करवाने। डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले NCCI के अहलकार ऑफिसर सरफराज चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बाद वो चीजें हुई हैं, वो चीजें हुई हैं जो मैंने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। मैं जब 23 दिन रिमांड में था, मैं इतना मायूस हो गया था, मैं अल्लाह पाक से भीख मांगता था कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे इस झंझट से निकाल दे, या अल्लाह सब कुछ तेरे सामने है, मैं किसी जोगा नहीं, मेरी फैमिली किसी जोगे नहीं, हम फंस चुके हैं, हम गीदड़ों में फंसे हुए हैं, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता था। मैं हवालात में एक गंदे से कमरे में बैठ के मैं भीख मांगता था कि या अल्लाह तू सब देख रहा है, तेरे सामने हो रहा है सब कुछ, मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोल, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं कहाँ जाऊँ। NCCIA अफसरान की गिरफ्तारी पर मुकदमा यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। डक्की भाई की फैमिली से रिश्वत लेने का ये मामला, NCCIA के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरूब जतोई ने दरखास्त दी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 8 अफसरों और 1 फ्रंटमैन पर। ये हो क्या रहा है? बैटिंग एप्स को रोकने वाले ही बैटिंग ऐप के जरिए पैसे मंगवा रहे हैं। मुकदमा डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। 12 लोग हिरासत में हैं FIA के। अफसर शुएब रियाज और सरफराज चौधरी, उन्होंने रिलीफ के नाम पर अरूब जतोई से रिश्वत मांगी। पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। वो लोग जिनके कंधों पे निजाम की हिफाजत की जिम्मेदारी रखी गई थी, वो ही खुद इस निजाम में नकब लगाने लगे। जो तफ्तीशी थे आज वो मुलजिम के रूप में अपने ही इदारे के सामने जवाब दे हैं। 7 अफसरान ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अरूब जतोई इस बात पर डट गई हैं कि NCCI अफसरान जिन्होंने उनसे रिश्वत ली है इनको नहीं छोड़ेंगी। जिन ऑफिसर्स ने मेरी फैमिली को मेंटल ट्रॉमा से गुजारा, जिन ऑफिसर ने मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया, जिन ऑफिसर ने
मुझे बेवजह मारा। मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर्स ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उससे माँ बहन की गालियां दिलवाई, अगले दिन उन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी कभी अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन ये सब जब मुझे खबरें सुनने को मिली तो मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ने मेरी तभी सुन ली थी जब बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम एनसीसीआई ऑफिस में मिला और उससे मेरे से पूछा कि तेरे पे केस क्या है। इसमें मैं FIA एंटी करप्शन इदारे को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना। मेरी फैमिली के एक एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी, उनका बयान लिया, इन पे FIR लॉन्च की और ये सब कुछ हुआ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर भी मुझे बुरे लोग मिले, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ। 100 दिन टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मुझे इस चीज़ की न्यूज़ मिली कि डकी तेरी बेल हो गई है, तब जो मेरी बॉडी पे खून दौड़ा था उसके लिए मैंने 100 दिन इंतजार किया। मैं तो जम गया था, मैं खत्म हो गया था, मैं बर्बाद हो गया था। सही बताऊं तो मैं हार मान ली थी, मैं टूट चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा। ये 100 दिनों में क्या क्या हुआ, ये वीडियो तो शायद 40-50 मिनट की होगी। अगर